जय हिंद कैडेट्स। जय हिंद सर। कैडेट्स, हम लोग आज ये सेकंड पार्ट देखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट का। फर्स्ट पार्ट हमने डिजास्टर मैनेजमेंट में मैनेजमेंट का देखा था, प्रबंधन, कैसे आपदा प्रबंधन काम करती है, नेशनल स्तर पर कैसे काम करती है, स्टेट स्तर पर कैसे काम करती है, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर कैसे काम करती है और विलेजेज ग्राम स्तर पर कैसे काम करती है। मैंने बताया कि इलेक्टेड सेलेक्टेड का जो किस तरीके से उनका अपना कम्बिनेशन होता है और बहुत अच्छा तंत्र है। फिर उसमें एक कार्यकारिणी होती है कि वो कैसे कमेटी काम करती है, और NDRF नेशनल डिजास्टर जो रिस्पांस फोर्स है त्वरित कैसे काम करती है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है हम उसके में बात करेंगे कि टाइप ऑफ डिजास्टर यानी आपदा के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? आपदा के प्रकार। आप लोगों को आपदा के बारे में तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि आपदा है क्या। हम सरल भाषा में किसी किताब में ऐसी लाइनों को आपको बताने का प्रयास नहीं कर रहे हैं जो आपको समझ में ना आए। इसलिए मैं कहता हूं कि चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। पढ़ने से ज़्यादा समझना है, रटने से ज़्यादा समझना। अगर हम एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो वो चीज़ जीवन में कभी भूलेंगे नहीं, और हमारे दैनिक जीवन में भी आने वाली चीज़ है। क्योंकि आप नेशनल कैडेट कोर्स के कैडेट्स हैं तो आप तो देश के लिए भी काम करेंगे और अपने लिए भी काम करेंगे, और ये जानकारी आपको और आपके आसपास रहने वालों के लिए भी जीवन के लिए एक संजीवनी का काम करेगी। तो हम आपदा के प्रकार यानी आपदा कैसे कोई प्राकृतिक या मानवकृत घटनाएं हो जिससे भारी जान माल का नुकसान हो। देखिए उसमें जान माल जोड़ना है कि भारी जान माल का नुकसान हो, उसको आपदा कहते हैं, उसको हम डिजास्टर कहते हैं। ये डिजास्टर दो प्रकार से होती है, हम उसका यहाँ पर वर्णन करेंगे कि एक तो बात करेंगे प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर। दूसरा यहाँ पर हम बात करेंगे मानवकृत आपदा। मैन मेड कह सकते हो, ह्यूमन कह सकते हो, मैन मेड भी आप कह सकते हो कि मानवकृत आपदा। अभी हम आपदा के प्रकार की जो हम बात करेंगे, देखिए दो चीजें आप अपने दिमाग में रखिएगा। भारत एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, भारत बहुत बड़ा क्षेत्र है। जैसे आप अगर हम भारत के नक्शे को यहाँ पर ऐसे देखेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये वाला क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक वाला क्षेत्र क्या है? समुद्र से है। तकरीबन 7516 किलोमीटर समुद्री क्षेत्र होता, भारत की सीमाएं लगती हैं। ठीक है, कितना? 7516 किलोमीटर का क्षेत्र समुद्री, जहाँ पे आप अक्सर देखेंगे कि चक्रवात, सुनामी, ठीक है, इस तरीके की घटनाएं होती रहती है। प्राकृतिक है, इनको हमको रोका नहीं सकते। उसके बाद हम ये वाली क्षेत्र की बात करेंगे। ये क्षेत्र तो ये हमारी पहाड़ के क्षेत्र है, हिमालय के क्षेत्र हैं, और इससे सटे हुए भाग में भूकंप सबसे अधिक घटना भी आपने देखा होगा कि नेपाल के क्षेत्र में जो है यहाँ पर भूकंप आया था जिसका केंद्र था, और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब हर जगह पर उसके झटके देखने को मिले थे, है ना। रात में तकरीबन 11:22 पे अपने यहाँ भी वो झटके देखने को मिले थे। उसके पहले फिर जब भूकंप आया था 1 महीने पहले, तो दिल्ली और क्षेत्र लखनऊ तक उसके झटके देखने को मिले थे। तो ये प्राकृतिक है, इनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन अलर्ट जारी करके इनसे बचा जा सकता है। जो जान माल का जो खतरा होता है, जान माल का जो नुकसान होता है, उसको कम किया जा सकता है। इसलिए तो प्राकृतिक, तो पहला तो हम प्राकृतिक को 3 भागों में बांटेंगे। नंबर 1 भूमि से संबंधित, भूमि से संबंधित अर्थ जिसको कहेंगे। दूसरा हम करेंगे जल से संबंधित, वाटर से। तीसरा हम बात करेंगे वायु से। भूमि से संबंधित की जो हम बात कर रहे हैं, तो भूमि से संबंधित भूकंप में आ जाएगा। भूस्खलन, लैंड जो कहते हैं ना कि भूस्खलन, जो पर्वत खिसक जाता है, चट्टानें खिसक जाती हैं, उससे ध्वस्त हो जाता। अभी आपने देखा था केदारनाथ का आपदा आया था कि नहीं आया था? भूस्खलन का एक बहुत बड़ा प्रभाव, पूरा क्षेत्र ही उजड़ गया था, मंदिर बह गया था, मंदिर के अलावा सारी चीजें बह गई थी, है ना। तो उसमें बहुत, तो आप यहाँ भूस्खलन आप जो है देखेंगे। भूकंप भी एक भूस्खलन का कारण बनता है, या आंतरिक हलचल वहां पर काम करते हैं तो उसका भी एक यहाँ पर कारण बनता है। दूसरा भूमि से संबंधित हम बात करेंगे ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो ज्वालामुखी भारत में कोई प्रभाव उसका नहीं, लेकिन अदर
देश की बात करें, अदर महाद्वीप की बात करें, तो ज्वालामुखी एक बहुत बड़ा कारण वहाँ पर होता है, क्योंकि आंतरिक हलचल की वजह से जो लार्वा होता है, मैग्ना होता है, वो पिघल करके बाहर आता है, एकाएक बहुत बड़े धुएं, गैस और उसमें जो है क्या करता है, फैल जाता है, जो मानव के लिए काफ़ी क्या होता है, दुष्प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे जब हम भूम से संबंधित बात करेंगे तो भूम में आपका भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गया, और क्या आ गया, भूस्खलन आ गया, और भूकंप तो आ ही रहा है, ज्वालामुखी, भूस्खलन या हिमस्खलन। क्या आएगा, हिमस्खलन। हिमस्खलन जो हमारे यहाँ पे पर्वत चोटियाँ हैं हिमालय की बड़ी बड़ी, जहाँ पे ऑलरेडी पूरा बर्फ से ही ढका हुआ है, उसका भी प्रभाव जो है ग्लेशियर के रूप में क्या होता है, ग्लेशियर ही बह जाता है या स्थित हो जाता है, उससे जानमाल के खतरे काफ़ी होते हैं। तो ये आपका पहला कौन सा हो गया, भूम से संबंधित। भूम से संबंधित में कौन कौन से हो गए, भूस्खलन, हिमस्खलन और भूकंप, ज्वालामुखी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे जल से संबंधित। जल, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7516 किलोमीटर लगभग क्षेत्र क्या है, समुद्री क्षेत्र है। तो समुद्री क्षेत्र में तकरीबन कई राज्य इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पर सुनामी, चक्रवात जब आता है, सुनामी के बहुत ऊंचे ऊंचे लहर से जो कि बहुत तटीय क्षेत्रों को अपने कब्जा में करके पूरा घर से लेकर के सारी चीज़ों को उसने बर्बाद कर दिया था। बहुत हमारे जो पत्तन हैं, कह सकते हैं ना कि जहाँ जहाज़ें खड़ी होती हैं वो सब काफ़ी डैमेज हो गई थी, काफ़ी नुकसान हो गए थे। वो एक त्रासदी थी जो वास्तव में पता लगा कि सुनामी भी कोई चीज़ है, सुनामी भी कोई चीज़ है। बताते हैं भूकंप के ही केंद्र से बहुत तेज लहरों का उठान आया और लहरें इतना ज़्यादा उठ गई कि किनारों को क्या किया, समेटना शुरू कर दिया। तो एक तो हो गया। दूसरा चक्रवात के बारे में अक्सर भारत सरकार एडवाइजरी जारी करती रहती है कि मछुआरे जो नदी में मछुए या समुद्र में मछली पकड़ रहे हो, कृपया चले आए, चक्रवात बन रहा है, इतने दिनों में आएगा। हुदहुद वगैरह का आप एक सुने थे कि नहीं सुने थे, आपके को याद होगा कि ऑफ टाइम में भी कभी चक्रवात जब बन जाता है तो बारिश, यानी 3 दिन 4 दिन तक लगातार बारिश हुआ था, जिसका नाम हुदहुद रखा गया। ऐसे चक्रवात जो है वो सब हमको प्रभावित करते हैं। तो ये तो जल से संबंधित। बाढ़, भारी बारिश हो जाए, बाढ़ आ जाए, बाढ़ की वजह से सारी चीज़ें जो है अस्त व्यस्त हो जाए। मुंबई में अक्सर बाढ़ आ जाता है, पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, तो आपदा ही है। लोग घर में टाली पे चढ़ जाते हैं, नीचे पानी भर जाता है, पानी निकलने का, इतना बारिश हो गया पानी निकलने का साधन है ही नहीं है। थोड़ी देर बाद ही समुद्र में वो जा पाता है, कुछ घंटों के लिए सब कुछ एकदम अस्त व्यस्त हो जाता है। वो एक बहुत बड़ा जो है संकट बाढ़ का है। जो बड़ी बड़ी नदियाँ कटान कर देती हैं, क्या कर देती हैं, कटान, बाढ़ से कटान कर देती हैं। ये भी 12%, अगर हम देखा जाए भारत में 12% भाग जो है वो बाढ़ से प्रभावित होकर कटते हैं। 12% भाग, जिसमें बिहार का सबसे अधिक, उसमें तमाम ऐसी नदियां हैं जो कि बिहार के शोक कहा जाता है उनको। कोसी नदी आप लोग अच्छी तरीके से जान रहे, बिहार का शोक कहा जाता है। कर्मनाशा नदी उफान पे आती है। नेपाल से जो नदियां निकलती हैं वो उफान, अभी हम यहाँ पे सरयू नदी की बात करें, जिनको हम सरयू की जगह घाघरा कह सकते हैं, जो हमारा, अगर आप जब भी मैप या गूगल पे कहीं करेंगे तो घाघरा नदी आता है। ये भी देखिए बहुत आक्रामक रूप धारण कर देती हैं। तो नेपाल से निकलने वाली जितनी खास करके नदियाँ हैं वो बहुत ही तांडव मचाती हैं और काफ़ी अस्त व्यस्त करती है, जिसका विशेष हमारे पास बचने का कोई चारा नहीं होता। बस कुछ एडवाइजरी जारी करके और कुछ चीज़ों पर नियंत्रण करके सरकार किसी तरीके से उसको क्या करती है, बचाती है। तो जल से संबंधित हो गया। तीसरा हम बात करेंगे वायु से संबंधित। वायु से संबंधित कौन से ऐसे आपदा होते हैं, जैसे तूफान की हम बात करें कि बहुत तेजी से तूफान आ जाए, पूरा पेड़ पालो जगह को क्या करे, वो तहस नहस कर दे, खंडहर में कर दे, वो एक होता है। दूसरी चीज, हम वायु जो दूषित हो जाता है, और दूषित वायु के कारण भी हम काफी करते हैं। हालांकि वो मैन मेड में आता है कि आदमी की वजह से, लेकिन जो ये अल्ट्रा हम कह सकते हैं ना किरणें जो हैं, ये ग्रीन हाउस गैसें मानव ही विकसित करता है, लेकिन वो वायु पे जाता है खास करके। लेकिन इसमें आंधी तूफान, ठीक है, चक्रवात या इस तरीके की हम बात करें, या राजस्थान वगैरह में बहुत तेजी से तूफान आता है तो टीले में बदल जाता है। कहते हैं कि एक कहावत है कि सारे तूफान रास्ते बंद ही नहीं करते, कुछ तूफान रास्ते खोल देते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? सारे तूफान रास्ते बंद नहीं करते। जैसे राजस्थान में मान लीजिए आप फंसे हुए हैं, तूफान आ गया, ठीक है, आपको जाना उधर है, बहुत बड़ा टीला है,
तो तूफान आ गया, तो पता लगा उस तूफान में वो टीला उड़ करके दूसरे तरफ चला गया, आपका रास्ता खुल गया, आप तो सोचे बस हमको यहीं जाना है, तो आपको एक रास्ता मिल गया। इसलिए एक कहावत कहेगी, सारे तूफान सारे रास्ते बंद ही नहीं करते। तूफान जरूरी है, वो रास्ते बंद नहीं करते, कभी कभी कुछ तूफान नए रास्ते होते हैं या दिखाते हैं। जब हमारे ऊपर संकट पड़ेगा तभी तो हमको रास्ता मिलेगा, तभी तो मेरा ब्रेन काम करेगा। अभी आपने देखा कि एक आपदा आई थी कि इतने ज़्यादा मजदूर टनल में फंस गए थे कि नहीं फंस गए थे, तो उस मजदूरों को निकालने में कितना टाइम लगा। तो अब कैसे करना है ये कभी सोचा नहीं गया था, टनल में फंसेंगे कैसे करना है। अब हम एक बार जब फंस गए, हमने उनको निकाला तो पहले से तैयारी कर रखेंगे उनको निकालने का, उनको बचाने का, तो ज़्यादा आसानी होगी। तो बहुत सारे समस्याएं या बहुत सारी मुसीबत कभी कभी आते हैं, आने के बाद जो है वो तब हमारा दिमाग काम करता है कि हम उसको कैसे फेस करें और उससे कैसे निपटें। तो प्राकृतिक आपदा में 3 प्रकार की जो आपदा हमने बता दिया कि भूमिगत भूमि से संबंधित, जल से संबंधित और वायु से संबंधित। अब आता है नंबर की मानवकृत आपदा के बारे में, मैन मेड। मानवकृत, मैन मेड आपदा जो है ये मानव द्वारा रचित होता है, जिसके जिम्मेदार मानव। एक सर्वे हुआ था, आपदाओं में मानवकृत आपदाओं का स्थान अब ज्यादा होता जा रहा है। जैसे एक्सीडेंट, सबसे अधिक यातायात दुर्घटनाओं की बात हम करें, ट्रेन दुर्घटना, बस दुर्घटना, बस का खाई में पलट जाना, बस का पुल से गिर जाना, बड़े बस तो लड़ गए, बस में आग लग जाना, मोटर वाहन को सही चीज से न कर, आए दिन बहुत सारे सर्वे उठा करके देखिए जो मृत्यु दर बढ़ रही है वो यातायात दुर्घटनाओं की वजह से। प्रथम तो हम यातायात की बात कर देते हैं। दूसरा आतंकवाद की बात करें, आतंकवादी क्या करते हैं, मानव बम बना लिए और जाकर के भीड़ के समूह में अपने आप को उड़ा लिए, कई सौ आदमी मर गए, कई बिल्डिंगें हमारी तबाह हो गई, हमारे हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया गया, बहुत सारे जो मल्टीपर्पज बिल्डिंग है उनको उड़ा दिया गया। तो उसके नुकसान अभी देखिए, ताज होटल वगैरह में अटैक हुआ था कि नहीं, ओबेरॉय होटल, ताज होटल में अटैक हुआ था, वो भी तो जो नुकसान हुआ, तो कहीं ना कहीं उसमें सरकार ही तो सम्मिलित है। और आतंकवादी बसों को उड़ा रहे हैं, ट्रेनों को उड़ा रहे हैं, रेलवे स्टेशन को अपना टारगेट बना रहे हैं, तो वो मैन मेड के अंतर्गत आता है, मानवकृत आपदा की बात करें। दूसरी बात प्रदूषण। प्रदूषण सबसे अधिक कौन पैदा कर रहा, मानव। कहते हैं कि मानव का विकास ही मानव को जो है विनाश के तरफ ले जा रहा है, मानव के विज्ञान विकास ही मानव को विनाश की तरफ लेके जा रहा है। हम कुछ चीज़ों को अपने सुविधा के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन वो सुविधा इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि वो प्रकृति के लिए दुरुपयोग हो जाता है। जैसे हमने एसी या बहुत ऐसे सारी चीज़ों के लग्जरी चीज़ों का प्रयोग करना आरंभ किया, उसमें गैसेस भरने आरंभ किए। अब वो गैसेस जब निकलते हैं तो किसको जाके प्रभावित कर रहे हैं, ओजोन परत को प्रभावित कर रहे हैं। ओजोन परत का काम क्या है, पराबैंगनी किरणों, यानी जो सूर्य के तरफ से अल्ट्रा पराबैंगनी किरणें जमीन पर आती हैं उनको अवशोषित करते हैं और फिल्टर्ड करके क्या करते हैं, भेजते हैं। अगर उनको फिल्टर्ड करके वो ना भेजे तो हमको क्या हो जाएगा, जल जाएंगे, बर्न हो जाएंगे। और स्किन का रोग हर तीसरे में से 2 आदमी, हर 3 आदमी में से 2 आदमी स्किन के रोग से ग्रसित है। अगर आपको कर दे तो इसमें से 70% लोग स्किन के रोग से ग्रसित होंगे। मुंह में दाने, छाले, दांत, खाज, खुजली, खुश्की, रूसी, किसी न किसी ड्राई एक्जिमा, किसी न किसी रोग से ग्रसित होंगे। चकट्टे, क्यों, वो उन्हीं किरणों का एक प्रभाव है कि जो दुष्प्रभाव यहाँ पर हमको दिखाई पड़ रहा है। तो मानो हमारी ये जो भौतिक सुविधाओं के लिए चीज़ों को उपयोग कर रहा, उसके वजह से ओजोन परत क्षरण हो रहा है, ग्रीन हाउस कैसे छोड़ रहा है, ओजोन परत क्षरण हो रहा हो, अल्ट्रावैंगनिक जो किरणें हैं वो सही रूप से जो है यहाँ पर सीधे पहुँच रही हैं, वो वहाँ पे अवशोषित नहीं हो पा रही हैं। तो एक तो वहाँ पर है। बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ के जो कचरे निकल रहे हैं, जो गैसेज रिसाव हो रहे हैं, उससे काफ़ी जान माल का, भोपाल गैस त्रासदी आप लोगों ने सुना होगा कि रातों रात हजारों लोग मरे से सोए हुए नजर आए। मैं बताऊं, एक होटल में गया था भोपाल में मैं एक एग्ज़ाम देने, तो जब होटल का जो मैनेजर था बातें करते करते रोने लगा। मैंने कहा भाई यार तुम रो क्यों रहे हो? फिर मैं अपनी ज़िंदगी में अकेला हूँ। हमने कहा क्यों? कहा मैं कहीं चला गया था और जब आकर के देखा तो मेरे परिवार के सब लोग सोए थे, मरे पड़े। अब मैं सोचूं किसको दफनाऊं, किसको ना दफनाऊं, किस बच्चे को दफनाऊं, किस बच्चे को कहाँ ले जाऊं, मेरा दिमाग खराब हो गया और आज तक मैं सदमे से बाहर नहीं गया। सोचिए कि आपका परिवार, आप कहीं बाहर जाएं आए तो परिवार आपका क्या हो जाए, सोता हुआ मिले, मरा हुआ मिले, तो आपको कैसा फील? सोचिए उस दर्द को, उस घटना। उसने मुझे भीभत्स घटना के बारे में, भोपाल गैस त्रासदी के बारे में बताया था और मेरे रूह कांप गए थे। वो तो बेचारा उस चीज़ का भोगी था, उस त्रासदी से ग्रसित था।
निश्चित रूप से जो है मानव जो गैसें या कचरे निकालती हैं वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा आपदा का काम कर रहा है, एक त्रासदी का काम कर रहा है। और भी बहुत सारी युद्ध करते हैं, ये भी मानवकृत आपदा के अंतर्गत आता है। युद्ध में जब हम किसी देश पे आक्रमण करते हैं या कोई देश हम पे आक्रमण करता है तो उस पर भी हमारे बहुत सारे जान माल नुकसान होते हैं कि नहीं। शहरी इलाके, बिल्डिंगें ध्वस्त हो जाती हैं, बड़े बड़े जो है जहाज़ें ध्वस्त हो जाती हैं, बड़े बड़े युद्ध जो विमानन टैंकर हैं वो हमारे बहुत सारे सैनिक हताहत होते हैं, कोई विकलांग हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, भारत के बहुत या उस देश के बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, तो वो त्रासदी के अंतर्गत है। युद्ध कहीं से भी जायज नहीं होता है, युद्ध में नुकसान के अलावा और कुछ नहीं होता है। तो युद्ध भी मानवकृत आपदा के अंतर्गत आता है। तो मैन मेड अगर हम बात करें तो मानवकृत आपदा में बात करें तो युद्ध भी वहाँ पर आया। तो मानवकृत आपदा में हम फिर से अगर पॉइंट वाइज बात करें तो कौन कौन से हैं मानव आपदे, किन्हीं 5 मानवकृत आपदाओं के प्रकार के बारे में आप लोग चर्चा करिए। नंबर 1 यातायात, नंबर 2 आतंकवाद, नंबर 3 युद्ध, नंबर 4 प्रदूषण, नंबर 5 औद्योगिक कचरे और गैसें, नंबर 6 आग, शॉर्ट सर्किट, खास करके इसको जरूर डालिएगा। आज एक राष्ट्रीय आपदा के रूप में, अभी आपने परसों पढ़ा होगा कि परसों वाले न्यूज में था कि गोंडा के चौक के कपड़े की दुकान में आग लगी, धीरे धीरे कई दुकान जो है चपेट में आ गए, बाहर के जिलों से जो है दमकल बुलाने पड़े थे। बताइए कितना ज़्यादा, और सेफ्टी का हम लोग ध्यान देते नहीं है। सारे लोग क्या करते हैं कि कोई भी संस्थान चला रहे हैं तो सर्टिफिकेट ले लिए, और सर्टिफिकेट ले लिए कि हमारे पास बहुत बढ़िया फायर फाइटिंग सिस्टम है, बहुत बढ़िया जो है आग बुझाने का सिस्टम है, और ये कुछ सिलेंडर कहीं देखते नहीं होंगे आप रखा हुआ, कोई भी प्रिकॉशन आप नहीं देखते होंगे रखा हुआ। कोई कैजुअलिटी हो जाए बस हाहाकार मच जाता है, कैजुअलिटी जब हो जाता है तब थोड़े दिन के लिए सारे लोग जागरूक होते हैं, उसके बाद फिर उसी डर्रे में चले गए। इसलिए ये मानवकृत जो आपदाएं हैं ये हमारे लिए बहुत कहती है, और 70% आपदा मानवकृत है, जो छोटे छोटे रूप में है मानवकृत। 70% जितने घटनाएं होती हैं वो मानवकृत है। टनल वाला जो केस हुआ वो भी मानवकृत है। प्रकृति हर चीज को अपने हिसाब से बना रखी है कि नहीं रखी है, प्रकृति ने अपने लिए बनाया है। अब हम लोग जो प्रकृति से छेड़खानी करेंगे तो प्रकृति तो संतुलन बनाएगी। हम पहाड़ों में जबरदस्ती बड़े बड़े सुरंग खोद करके रास्ता कई किलोमीटर तक ले लेंगे तो वहां की स्थिति में जब हलचल आएगा तो भूमिस्खलन तो होगा ही, भूमि तो बैठेगा। हम नदियों को काट करके खेत बना डालेंगे तो नील गाय कहाँ जाएंगे, उनके घर को नदी किनारे रहते थे, जंगल में नील गाय रहते थे कि नहीं रहते थे पशु, उसको हमने खेत बना दिया, वहां पे हमने घेरा कर दिया तो वो कहाँ जाएंगे, शहर की तरफ, गांव की तरफ भागते हैं। तो अब जब हमारा नुकसान होता है तो हम चिल्लाते हैं कि हमारा नुकसान, लेकिन उसके पीछे किसका हाथ है, मानव का हाथ है। हमने नदियों और तालाबों जो प्रकृति ने बना रखा था अपने हिसाब से विस्तार पूर्वक उसको काट काट करके खेत बना दिया। अब नदी जब बढ़ेगी तो फसल तो नुकसान करते लेके जाएगी ना, जब भी कभी बाढ़ आएगा तो जितना इलाका है उतना तो डुबाएगी कि नहीं डुबाएगी, वो भी मानव के लिए है। मानव ने बहुत सारे ऐसी चीजों को बना लिया जो उसके लिए काफी जो है खतरा महसूस होने लगा। तो मानव स्वयं के विनाश में स्वयं का हाथ है। मानव ने विकास के लिए आविष्कार किया लेकिन वो विनाश में धीरे धीरे बदलता चला जा रहा। इसलिए हमको आपको इस आपदाओं से बचना होगा और ऐसी आपदाओं के लिए पहले से सतर्क रहना होगा। इसलिए एनसीसी कैडेट्स को ये क्लासेस पढ़ाए जाते हैं, हमारे यूथ को ये क्लासेस पढ़ाए जाते हैं कि आपदा एक बहुत बड़ी मुसीबत तो है, लेकिन उस आपदाओं से कुछ चीज़ों को प्रिकॉशन करके, कुछ चीज़ों को सुरक्षात्मक तरीके से लेकर के हम उसको बच सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं और उसको नगण्य कर सकते हैं। तो हमने आपको पिछले क्लास में आपदा प्रबंध बताया, इस क्लास में हमने आपदा के प्रकार के बारे में बताया। अब आपको क्वेश्चंस आते हैं लास्ट में, मैं फिर थर्ड के बाद एनसीसी रोल ऑफ एनसीसी कैडेट्स के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसमें पूछ लिया जाएगा किन्हीं 5 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखो, किन्हीं 3 प्राकृतिक आपदाओं को विस्तृत प्रकार से लिखो, 5 प्रकार के मानवकृत आपदाएं या मानवकृत आपदाएं क्या है 2 नंबर का पूछ लिया, प्राकृतिक आपदाएं क्या है पूछ लिया, या आग कैसी आपदा है ना, आग कैसी, यातायात कैसी आपदा है, किस तरीके से बाढ़ कैसी आपदा है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है जो आपके एग्जाम में आता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे सिलेबस के दृष्टि से और हमारे जीवन के दृष्टि से। हम बाद में चर्चा भी करेंगे भूकंप से कैसे बचाव किया जाए, युद्ध में कैसे बचाव किया जाए, या कोई अटैक हो तो हमको कैसे बचाव किया जाए, ये अच्छे से अगले से क्लासेस में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।